Hey everyone, welcome back to our channel. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है for those students who are looking for study abroad in 2025. So if you are still confused about the best country for studying abroad in 2025 and which country is best for you, this video is for you. In this detailed video, we will break down everything you need to know to make the best choice for your study abroad journey in 2025. Like every country has its pros and cons, but your best option depends on your preference, your budgets, your future goals, and your long-term plans like PR or career opportunities. So it's a complete country by country breakdown. This will save your hours of research. So we are going to discuss every country, admission requirements, gap acceptability, work rights during study, post-secondary work permits, PR options, tuition fees and living cost, top ranked universities, language test funds and many more. So video will be little lengthy, but guys, if you watch this video, you will not regret by spending your time in this. स्टार्ट करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के साथ। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में दो चीज़ें आपने देखनी है, एक तो होते हैं यूजी लेवल के प्रोग्राम्स और एक होते हैं पीजी लेवल के प्रोग्राम्स। यूजी लेवल के प्रोग्राम्स मींस आप 12th के बाद जा रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हो, चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जा रहे हो, चाहे आप बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हो, वो हमारा यूजी लेवल हुआ। पीजी लेवल मीन्स कि आप बैचलर डिग्री के बाद कोर्स के लिए जा रहे हो, जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हो सकता है, या मास्टर्स डिग्री हो सकता है, या पीएचडी हो सकती है, उनको हम पीजी लेवल बोलेंगे। तो अगर हम बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, इन सभी लोगों की स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट है परसेंटेज की, वो है 60 to 65%, यानी कि आपके एकेडमिक्स में इतने परसेंटेज होने चाहिए। इससे कम के साथ भी कुछ आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है। वहीं पर अगर हम आईएलटीएस की बात करें, यूजी के लिए मिनिमम 6 नॉट लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। यस, हर एक कंट्री में कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको 5.5 के साथ भी ऑप्शंस मिलेंगे, या फिर परसेंटेज जिसमें आपके 50 है या 55% है उसके साथ भी मिलेंगे, बट वो थोड़ी प्रोफाइल वीक हो जाती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें पीजी लेवल के कोर्सेज के लिए, तो पीजी लेवल के कोर्सेज के लिए आपको मिनिमम 55 से लेकर 60% होनी चाहिए। सारी कंट्री में मिनिमम जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो यही है। इससे जितनी ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी प्रोफाइल होगी, इससे जितने कम होंगे उसकी उतनी आपकी प्रोफाइल वीक होती जाएगी। इसकी बात करूँ मैं तो 6.5 नॉट लेस देन 6 इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टडी गैप एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि कौन सी कंट्री कितने तक का आपको स्टडी गैप एक्सेप्ट करती है। कनाडा की अगर हम बात करें, अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तब आपका 2 ईयर का विदाउट जस्टिफिकेशन वो आपका एक्सेप्ट करेगी। लाइक आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने पिछले 2 साल में क्या किया है, अगर आप 12th के बाद जा रहे हो। अगर आप जा रहे हो बैचलर्स के बाद, यानी कि आप पीजी लेवल के कोर्स के लिए जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या मेडिकल रिपोर्ट है, वो आपको प्रॉपर उनको बताना पड़ेगा कि आपने पिछले 5 से 6 साल में क्या किया हुआ है, तो वहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्टेबल होती है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया में 12th के बाद सिर्फ 1 साल का गैप एक्सेप्टेबल होता है। जैसे अभी चल रहा है जून मंथ, जून में, यानी कि अभी आपका 2025 के रिजल्ट्स आ चुके हैं 12th के, तो अब वो 2024 पास आउट स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे होता चलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1 ईयर का आपका गैप एक्सेप्टेबल होता है, वो भी आपको प्रॉपर उनको बताना पड़ता है कि आपने 1 ईयर में किया क्या है। वहीं पर अगर आप पीजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो यस, पीजी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर गैप एक्सेप्टेबल है, बट विद वेरी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज यूके। यूके में इस तरह से कुछ नहीं है कि आपको इतने साल का ही गैप होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर उनको जस्टिफाई कर सकते हो यूके में, तो वो एक्सेप्ट करती है। आप चाहे वो 12th के बाद कर रहे हो, चाहे आप जो है वो बैचलर्स के बाद कर रहे हो। बैचलर्स के बाद ऑफकोर्स ये बात है, थोड़े ज़्यादा गैप आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रॉपर आप उनको बताओगे, आप उनको वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, जस्टिफिकेशन दोगे, वट एवर योर रीज़न जिसकी वजह से गैप बना है। वहीं पर 12th के बाद कोशिश करो कि 3 साल से ज़्यादा गैप ना हो, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, जितने ज़्यादा गैप होगा वो आपको उतने ही उसका डिसएडवांटेज होगा, आपको उतना ही आपका जो केस है वो वीक हो जाएगा। अगला जो कंट्री है दैट इज़ यूएसए। यूएसए में भी ऐसी सेम चीज़ है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसे कि आपको पर्टिकुलरली 2 साल ही होने चाहिए। यस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की अपनी एक डिमांड होती है कि हमारे पास जो है वो 2 साल से ज़्यादा वाले बच्चे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर गैप है तो। बट यस, अगर ओवरऑल देखें तो ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मिल जाएंगे जिसमें बिल्कुल भी इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट क्योंकि आपने अपनी फाइल जो है एम्बेसी में दिखानी होती है, एम्बेसी अप्रूव करती है, डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ, फाइल आपको वीज़ा एम्बेसी देती है, तो वहाँ आपको इस चीज़ को प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है। प्रॉपर आपको एसओपी बनानी पड़ेगी जिसमें आप ये सारी चीज़ें स्ट्रांगली आप मेंशन करोगे। न्यूजीलैंड में भी सेम ही चीज़ है। अगर हम देखें, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर उन्होंने नहीं बताया हुआ कि आपका इतने साल का गैप एक्सेप्टेबल है। न्यूजीलैंड में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप उनको प्रॉपर जस्टिफाई कर सकते हो, आप बताओ, आप अगर बेले भी हो तो आप उनको चीज़ एक्सप्लेन करोगे
तो वो उस चीज़ को आपको वीज़ा ग्रांट करेगी। बट उनको झूठ पसंद नहीं है। झूठ अगर आपने कुछ भी बोला और उन्होंने किसी तरह से पकड़ लिया आपको, फिर आपको रिफ्यूज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज अ पार्ट टाइम वर्क राइट्स ड्यूरिंग स्टडी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इतना पैसा लगा के जा रहे हैं यहाँ से, और ऐसे में अगर हम ड्यूरिंग स्टडी कुछ अर्न भी ना कर पाए, दैट इज डेफिनेटली नॉट फेयर। तो ऐसे में कौन सी कंट्री कितना जो है आपको वर्किंग राइट्स दे रही है वो हम डिस्कस करते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आपको 24 आवर्स पर वीक देती है ड्यूरिंग स्टडी, एंड फुल टाइम आप कर सकते हो हॉलीडेज और ब्रेक के टाइम पे। यूके में आपको 20 घंटे मिलती है। ड्यू के बाद अगर कभी भी जैसे ब्रेक होता है तो आप फुल टाइम कर सकते हो वहाँ पर काम, ऐसा कोई इशू नहीं है। ड्यूरिंग स्टडीज 20 घंटे। यूएसए में आपको ऑन कैंपस मिलता है काम। आप पहले जो साल है यूएसए में ये चीज़ याद रखनी है, आपको पहले साल में आप आउटसाइड कैंपस जॉब नहीं कर सकते हो, आपको इनसाइड ही करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्सिटी ही पे करती है उस चीज़ के लिए। उसमें भी आपको 20 आवर्स पर वीक जो है वो वहाँ पर काम कर सकते हो। न्यूजीलैंड में भी 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग स्टडी ही है। अगला जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, यानी कि आपको स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको कितने साल का काम जो है वो PGWP मिलेगा। अगर हम कनाडा की बात करें तो मैक्सिमम आपको 3 ईयर तक का PGWP मिलेगा। ये भी डिपेंड करता है, अगर आपका कोर्स 1 ईयर का है देन यू विल गेट 1 ईयर PGWP। आपका कोर्स 2, 3 और 4 ईयर का है देन यू विल गेट 3 ईयर वर्क परमिट। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 से 4 साल का आपको PGWP मिलेगा। बट अगर आप रीजनल एरिया में करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 3 से 4 साल आपको रीजनल एरिया में मिलेगा। अगर आप सोचो जो सिटीज़ है, जो पॉपुलर सिटीज़ है, वहाँ आपको 2 साल तक का ही वर्क परमिट मिलेगा। अगला है हमारा यूके में आपका 2 ईयर का जो है वो PGWP मिलेगा। अगर आपने यूजी किया है चाहे आपने पीजी किया, आपको 2 ईयर का मिलेगा। बट अगर आपने PhD किया है देन यू विल गेट 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगला है यूएसए में आपको 1 ईयर का वर्क वीज़ा मिलेगा अगर आपका स्ट्रीम जो है वो स्टीम के अंदर नहीं है। स्टीम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अगर इन फील्ड में अगर आपने एजुकेशन नहीं किया देन यू विल गेट 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। बट अगर आपने स्टीम में अपनी एजुकेशन की है तब आपको जो है वो 3 साल तक का वर्क परमिट मिलेगा। न्यूजीलैंड में आपका जो वर्क परमिट है वो डिपेंड करता है आपके लेवल पे। जैसे बैचलर्स डिग्री और अगर आप मास्टर डिग्री करते हो तो आपको 3 साल तक का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। वहीं पर अगर आप डिप्लोमा करते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करते हो तब आपको 1 ईयर का PGWP मिलेगा। अगर आप PhD करते हो तब भी आपको 3 ईयर का मिलेगा। तो यहाँ पर जो लेवल थे उस हिसाब से आपको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं PR पॉसिबिलिटीज। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबका जो मेन गोल है वो PR है एंड में, उसका प्रोसेस कैसे होता है आफ्टर स्टडी और क्या पॉसिबिलिटीज है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कनाडा की बात करें, कनाडा में आपका स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको जब PGWP मिलता है उसके बाद आप एक्सप्रेस एंट्री और PNP के थ्रू अपना PR ले सकते हो। आपको 1 ईयर का स्किल्ड वर्क चाहिए और आपके CRS जो स्कोर है वो भी अच्छे होने चाहिए। तो अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो टाइम है आपका 1 से 2 साल आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद, मान लो 2 साल आपने वर्क परमिट किया है, तो अगर आपका अच्छा सा स्ट्रीम है, एक अच्छी जो नॉक है आपकी जो जॉब है उसमें, देन आपको 1 से 2 साल में आपका जो है वो PR यहाँ पर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में आपको सब क्लासेस में देखना पड़ेगा, जैसे 189, 190, 491, इस तरह के जो सब क्लासेस है यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी रहेगा, जैसे 2 से 4 साल तक का आपको PR के लिए लग सकता है। बट अगर आप रीजनल एरिया में हो तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। इसमें भी आपका जो है वो पॉइंट बेस ही होता है, जितने अच्छे आपके स्कोर होंगे उस हिसाब से आप जल्दी PR हो पाओगे। नेक्स्ट वन इज यूके में कोई भी डायरेक्ट PR नहीं है, क्योंकि आप पहले ग्रेजुएट होते हो, फिर स्किल्ड वर्कर के लिए आप कुछ अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद आपको 5 साल बाद ILR के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम मिनिमम बात करें यूके में PR होने के लिए, स्टडी के बाद 5 से 6 साल लगेंगे आपको PR लेने के लिए। यूएसए में भी सेम है, आप पहले स्टडी वीज़ा में जाते हो जिसको हम F1 वीज़ा कहते हैं, फिर OPT में जाते हो जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है, उस पर जाते हो। फिर आप वहाँ पर कोई एम्प्लॉय ढूंढते हो जो आपको H1B के लिए स्पॉन्सरशिप करे। फिर के बाद बहुत ज़्यादा जब आप वेट करोगे तो एक टाइम पे जाके वो एम्प्लॉयर आपका जो है ग्रीन कार्ड के लिए फाइल करेगा। तो PR की अगर बात करें यूएसए में आपको कम से कम 6 से लेकर 10 ईयर्स लगेंगे। बहुत ही कॉम्पिटिटिव है यूएसए में PR। न्यूजीलैंड में देखो PR थोड़ा सा कंपेयर टू अदर यूके एंड यूएसए थोड़ा इजी है, आपको 1.5 से 3 साल तक जो है वो इसमें मिल जाएगा। इसमें भी आपका पॉइंट बेस होता है, पहले आपको पोस्ट सेकेंडरी वर्क परमिट मिलता है, फिर आप स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी में जाते हो, फिर उसके बाद आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आप PR के लिए एलिजिबल होते हो। तो अगर हम बात करें PR के लिए तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इज मच बेटर देन यूके एंड यूएसए में बहुत टफ है PR। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट। तो वो किस हिसाब से होगा, देखो सबसे पहले चीज़ तो कनाडा में आपको कोई भी फंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 साल की फीस पे करनी है और वहाँ का GIC यानी कि जो लिविंग कॉस्ट है साल की, दैट इज कैनेडियन डॉलर 20,635, इतना आपको पे करना है। प्लस आपकी ट्यूशन फीस पे करनी है। अगर आपने ये पे कर दिया है, चाहे आप कहीं से लेके कर रहे हो, चाहे स्टडी लोन से कर रहे हो,
चाहे आपके पास जो पुरानी फंड थी उससे कर रहे हो, जस्ट आपने ये पे कर दिया, उसके अलावा आपको कोई भी फंड शो करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उसमें ट्यूशन फीस साल की प्लस साल की जो लिविंग कॉस्ट होती है उसका आपको फंड दिखाना पड़ता है, यानी कि इसमें आपको पे तो करना ही है, बट उसमें सिर्फ आपको ट्यूशन फीस पे करनी होती है फर्स्ट ईयर की, या फिर अगर वो फर्स्ट साल की ही मांगते हैं तो भी आपको देनी पड़ेगी, बट उससे पहले आपको यहाँ पर फंड दिखाने पड़ते हैं, आपको अपने अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें सोर्स ऑफ फंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है इसका ये वाला पार्ट, बट आप ये समझ लो कि आपको जो है फंड इसमें लगभग 30 से 35 लाख आपको दिखाने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री आपका है यूके में थोड़ा सा इस तरह से चलता है, जैसे मान लो हमने पहले ऑफर लेटर अप्लाई किया, देन वो हमें ऑफर लेटर देते हैं। ऑफर लेटर में समटाइम्स ये बोलते हैं कि आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है, ये अमाउंट है, आपको ये पे करना है, और उसके बाद जो रिमेनिंग फीस रह जाती है साल के में से, जैसे मान लो कि साल की जो फीस है वो 15,000 पाउंड है, उसमें से उन्होंने बोला कि 5,000 आपको इनिशियल डिपॉजिट है, आपको पहले पे करना पड़ेगा, तो हमने वो पे किया, तो पीछे कितना रह गया, दैट इज 10,000 पाउंड। तो वो फीस प्लस जो लिविंग कॉस्ट है, यहाँ की लिविंग कॉस्ट डिपेंड करती है, देखो अगर आप इनर लंदन जा रहे हो तब आपका जो है वो 1483 पर मंथ जीबीपी आपको दिखानी पड़ती है, और इसको अपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, और वहीं पर अगर आप आउटसाइड जा रहे हो देन फिर आपको 1023 पर मंथ जो है वो आपको लिविंग कॉस्ट दिखानी है। नेक्स्ट कंट्री इज यूएसए में भी आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे, पहले आपको फंड दिखाने हैं, इसमें 1 डे ओल्ड फंड्स भी चल जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ओल्ड फंड मांग सकती है, अदरवाइज जो है वो इसमें आपको 1 डे ओल्ड फंड्स भी चल जाती है। इसमें भी आपका लिविंग कॉस्ट प्लस जो ट्यूशन फीस है उसको कंबाइन करके जितना भी बनता है वो अमाउंट आपको इसमें शो करना होता है। नेक्स्ट कंट्री है दैट इज न्यूजीलैंड में ऐसा है, अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में भी आपको 1 ईयर की जो ट्यूशन फीस है प्लस 20,000 लिविंग कॉस्ट साल की दिखानी पड़ती है। पहले साल की आपको इसको शो ही करना है, लाइक आपको अकाउंट में दिखाना ही पड़ेगा, बट जो सेकंड और थर्ड ईयर की, मान लो अगर 3 साल का कोर्स है तो इसमें आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, यानी कि सेकंड और थर्ड ईयर का भी आपको प्रॉपर प्लान दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे पे करोगे उसको। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सारे ही कंट्री में आपको फंड पहले दिखाने पड़ेंगे, सिर्फ कनाडा को छोड़ के। कनाडा में आपको फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, बट कनाडा में ये चीज है कि आपको सारी पेमेंट जो है वो पहले ही चली जाती है, आपकी साल की जीआईसी और साल का जो फीस है वो पहले ही चली जाती है। बाकी कंट्रीज में थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको देना है, जैसे पूरी आपको लाखों में एक साथ आपका 20-25 लाख नहीं जा रहा है, बट ऑफकोर्स ये बात है उन कंट्रीज में आपको फंड दिखाना पड़ रहा है, उनके सोर्स दिखाने पड़ रहा है, तो वहाँ अगर आपके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, आपके ऑलरेडी आपके फैमिली में आईटीआर वगैरह आप फाइल करते हो प्रॉपर 10-12 लाख या 15 लाख तक के आईटीआर से, तब आप जो है वो बाकी कंट्रीज के साथ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम समराइज देखें तो बेस्ट जो पीआर है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड में न्यूजीलैंड है। बजट फ्रीली जो है वो कनाडा एंड न्यूजीलैंड है। बेस्ट वर्क राइट्स आपको 24 आवर्स ड्यूरिंग स्टडी मिलती है पर वीक, तो आपको कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया है। 1 ईयर की जो मास्टर है आपको यूके में मिलेगी। अगर आप यूनिवर्सिटीज टॉप रैंक चाहते हो आप यूके और यूएसए जा सकते हो। गैप फ्रेंडली आपका यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन ने आपको काफी सारी चीजें क्लियर कर दी होगी। सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो ट्रेंड्स, क्योंकि आपको जो कंट्री चूज करना है वो आपके अपने बेसिस पे करना है, लाइक योर करियर प्लान्स, बजट, कोर्स और सेटलमेंट गोल जो भी है आपके, उस हिसाब से आपने अपने कंट्री चूज करना है। सो मेरी तरफ से अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, वेदर इट इज चूजिंग द राइट कंट्री, राइटिंग ए परफेक्ट एसओपी, शॉर्टलिस्टिंग यूनिवर्सिटी और अप्लाइंग फॉर योर वीजा, आई एम हियर टू हेल्प यू। Just drop me a message or you can message me on Instagram as well. उसके अलावा आप मुझे email भी कर सकते हैं। So let's make your study abroad dream a reality together. And don't forget to like, share and subscribe if you found this helpful. I'll see you in next video. Take care and good luck with your journey.